नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरें ही नहीं बताते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेजें। पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर कमोडिटी से जुड़े अपने सवालों को आप भेजें। दो मेहमान होंगे जो अगले आधे घंटे तक आपके सवालों के जवाब देंगे। अनुज गुप्ता हैं AFL सिक्योरिटीज से, बीटूपन मजुमदार है bmazumdar.com से। साथ ही आगे मसालों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे महावीर गुप्ता श्री फालूदी ट्रेडर से राजस्थान से, और नरेंद्र वाधवा भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे कमोडिटी सेगमेंट के लिए जो सेबी कोर सेटलमेंट गारंटी फंड के जो नॉर्म्स हैं, नियम है, उसमें बदलाव की है, उसका क्या फायदा होगा कमोडिटी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को, एक्सचेंज को क्या फायदा होगा, इन्वेस्टर्स पर क्या असर होगा। तमाम मुद्दों पर बात होगी। नरेंद्र वाधवा जी कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात हम कच्चे तेल की कर लेते हैं कि यहाँ पर गिरावट बढ़ती जा रही है। ब्रेंट क्रूड अब $72 के भी नीचे आ चुका है। WTI क्रूड $68 के नीचे आ चुका है। मतलब लगातार यहाँ पर गिरावट दिख रही है। सबसे बड़ा फैक्टर अब है चीन को लेकर। चीन के जो मई के PMI सर्विसेज के जो नंबर्स आए हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के जो नंबर अब तक दिख रहे हैं, वो काफ़ी कमज़ोर है। वहाँ रिकवरी तो लैकलस्टर है ही, सुस्त है ही, साथ ही कमोडिटी की डिमांड भी काफ़ी कमज़ोर है। बिटूपन, आप बताइए कच्चे तेल में क्या हो रहा है, क्यों इतना गिर रहा है कच्चा तेल, और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? देखिए, पहला चीज तो है क्रूड ऑयल में। मैं पहला टेक्निकली बता देता हूँ चीज। जो $74 वाला जो लेवल है वहां पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया वहां से। और जो चाइनीज फैक्टर है, चाइनीज स्लो डाउन, और एक कोविड का भी बात चल रहा है कि कोविड भी बढ़ रहा है चाइना में, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट निगेटिव आ रहा है। और ऐसे भी क्रूड ऑयल में कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड रिकवरी नहीं है अभी तक भी। और आज एक और भी इम्पोर्टेंट जो मीटिंग है, जो आज वोटिंग होगा यूएस के डेब्ट सीलिंग बढ़ाने का, जो डेमोक्रेट और रिपब्लिक का, और कुछ ऐसे भी बात चल रहा है कि कुछ रिपब्लिकन इसको अपोज भी कर सकते हैं। लेकिन विशफुल है, होपफुल है कि कुछ रिजोल्यूशन लेके आ जाएंगे। तो लेकिन ये चाहिए, देखिए ये पूरा ब्रॉडर मार्केट फैक्टर आज के लिए। लेकिन जो सेंटीमेंट अभी क्रूड ऑयल में दिख रहा है, इस ऑलमोस्ट शार्प डाउन ट्रेंड, और अभी फिलहाल $67 का एक इंटरिम सपोर्ट है। और उसके नीचे आता है तो मार्केट प्रोबेबली 65 तक भी पहुंच सकता है। देखिए, अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम लोग को देखना है तो क्रूड ऑयल में फिलहाल सेलिंग जैसा ही सेटअप है। जब तक ये मार्केट $74 सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर, तो नीचे का ही अभी ट्रेंड रहेगा। और लेकिन नीचे में एक चीज देखिए, 65 और 64 का जो लेवल है, प्रोबेबली वहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर हम लोग M6 में इसका भाव देख लेते हैं, M6 में देखिए काफी सेल ऑफ हो हुआ है, कॉन्सिस्टेंट सेलिंग है। कल से 6000 से लेके ऑलमोस्ट ₹400 डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड करना है फ्यूचर्स में, अगर देखिए स्विंग में निकल जाना है, तो 5680 5700 के आसपास अगर कोई पुल बैक आता है तो वहीं पे सेल बनेगा। 5780 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 5580 या 5550 ये सब नेक्स्ट टू टारगेट रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पे बाइंग बॉटम बन के, अगर आपको लगता है कि ये बॉटम बन गया, ऐसे प्रिएक्टिवली मतलब बाइंग मत कीजिएगा। फिलहाल के लिए अभी मार्केट सेल ऑन राइज जैसा ही लग रहा है। प्राइस की स्ट्रेटजी है। एक बार बिटूपन के कॉल भी आप दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर। 5700 के लेवल पे बेचने की सलाह है बिटूपन की। 5580 रुपए के टारगेट के लिए 5780 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये बिटूपन की ट्रेडिंग कॉल आपके लिए है। अब अनुज जी, आप बताइए, कच्चा तेल काफ़ी गिर चुका है। जिस तरह से लगातार गिरावट कल से दिख रही है, करीब करीब हफ्ते भर में 7% की गिरावट आ चुकी है। मई महीने में 10% से ज़्यादा दाम गिर चुके हैं। क्या और गिरावट बाकी है? आपको लग रहा है 70 के नीचे भी फिसलेगा? विश्वमोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, चाइना के खराब डेटा देखे हैं, और कहीं ना कहीं जो अगर आप देखें तो ईरान और ओपेक आपस में साझेदारी एक जॉइंट होते हुए दिख रहे हैं, तो उससे काफ़ी हद तक एक नेगेटिव सेंटीमेंट हमने मार्केट में आते हुए देखा है। डिमांड का मेन रोल रहा है, जो कि हमने पहले भी देखा था। तो मुझे लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है फंडामेंटली थोड़े से नेगेटिव है क्रूड के लिए। हालांकि अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे जाएं तो वहाँ पर नेगेटिव सेल ऑफ ही दिख रहा है। प्राइस WTI $70 के नीचे आ गए हैं। ब्रेंट ऑलमोस्ट $72 के आसपास आ गया। तो कहीं ना कहीं बिकवाली का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर दिख रहा है हमें। वहीं अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि पुट के अंदर अच्छी हमने यहाँ पर राइटिंग होते हुए देखी है, कॉल के अंदर राइटिंग होते हुए देखी है, और पुट के अंदर हम देखें तो कहीं ना कहीं OI बढ़ता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो सेंटीमेंट्स है वो थोड़े से भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि भावों में नरमी का ट्रेड देखने को मिल सकता है।
टारगेट वाइज बात करें तो मुझे लगता है कि WTI जल्दी ही आपको $65 से लेकर $63 तक और ब्रेंट के अंदर $68 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम MCX की बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर्स में करीबन 5670 के आसपास बिकवाली करें, 5810 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 5500 तक हो सकता है। और अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमें लगता है कि 5500 का जो पुट ऑप्शन है करीबन 154 रुपए के आसपास है, इसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 110 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर 220 तक देखा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सेंटीमेंट नेगेटिव है। ऑप्शंस में या तो 5500 का पुट बाय करें या फिर फ्यूचर्स में करीबन 670 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। चलिए, अलग अलग स्ट्रैटेजी है, आप अपने हिसाब से इसे फॉलो कर सकते हैं। अपने एक्सपर्ट्स की भी सलाह आप ले लें। अनुज जी की सलाह है 5670 पे बेचने की सलाह है, और वहीं बिटुपन को लग रहा है 5700 पे आपको बेचना चाहिए। लेवल्स अलग है, लेकिन दोनों ही एक्सपर्ट्स को लगता है कि क्रूड आज बेचकर ही जाए, और या फिर आप पुट भी खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। रामचंद हैं अजमेर से, सोना बेचने के लिए सही समय है क्या? अनुज जी, क्या लग रहा है, गोल्ड बेचने का सही समय है? 60,000 के आसपास है, क्या सलाह देंगे आप? देखिए काफ़ी टाइम से 60,000 के आसपास सस्टेन कर रहा है और अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो $1970 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे रहा है। तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए सेंटीमेंट थोड़े से नेगेटिव हुए हैं गोल्ड के लिए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम जो है वो लोअर लेवल्स पे खरीदारी का है। तो अगर करंट रेट पर ये ट्रेड लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 60,200 60,300 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से हमने 2 दिनों में एक रिकवरी देखी है, क्योंकि कहीं ना सेफ हेवन डिमांड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड में आ सकती है, तो यहाँ पर मैं प्रेफर करूंगा कि बाय का ही ट्रेड देखने को मिले, बाय का ही ट्रेड आप लेके जाएं, क्योंकि कल हमने जो रिकवरी देखी है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। तो सेफ हेवन के डिमांड के तौर पर मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको गोल्ड और सिल्वर में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरा गोल्ड में बाय कॉल रहेगा, करीबन 59,700 में खरीदारी करें, 59,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 60,300 तक देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर में भाव 60,300 या 60,500 के आसपास तक जाते हैं, करीबन $1980-1985 के आसपास तक, तो वहां पर बिकवाली का ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि $2,000 जो है अब एक स्टिफ रेजिस्टेंस बन गया है, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट के लिए ब्रेक करने में टाइम लगेगा। बट हाँ, डेफिनेटली मार्केट एक रेंज में रहेगा और एक सेफ हेवन के तौर पर लोअर लेवल पर खरीदारी भी देखने को मिलेगी। अगले दर्शक हैं मधु हैं, नेचुरल गैस में खरीदारी के लिए क्या करें? क्या करना चाहिए बिटुपन? एक दायरे में ही है 190 के आसपास, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में इस भाव में तो बाई करना मेरे हिसाब से सेफ नहीं रहेगा। मेरा तो प्रीफर्ड बाइंग रेंज होगा 175 टू 180। जब मुझे भाव वहां पे मिलता है तो मुझे वो सेफ लगता है। और आज थोड़ा सा सेंटीमेंट अभी रेंज बाउंड है, यहाँ पे वो ज्यादा क्लैरिटी नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पे तो बाय नहीं करना चाहिए। उधर से क्रूड ऑयल में वीकनेस है, तो हिसाब से बाइंग मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। कभी भी नेचुरल गैस आपको 175 180 ये सब रेंज मिलता है, वो भाव में मेरे हिसाब से सेफ रहेगा पैसा कमाने के लिए। मुकेश सोनी है राजस्थान से, 2 लॉट कॉपर बेचा है 710 रुपए में, फायदा हो रहा है। 2 लॉट जिंक भी बेचा है 208 रुपए में, यहाँ भी फायदा हो रहा है। अनुज जी, क्या करना चाहिए कॉपर और जिंक दोनों ही काउंटर में? और देखिए दोनों ही कमोडिटी अंडर वैल्यूड हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक आ सकता है, तो इंट्राडे में इनको और ऊपर के लेवल्स मिलते हैं तो बुक कर सकते हैं। 713 715 के आसपास के लेवल मिले तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमें लगता है जिंक के अंदर भी ऊपर अगर 211 212 के लेवल मिलते हैं तो वहाँ प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो बेस मेटल में बाउंस मिलता है इवनिंग में तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकता है। आपकी सलाह क्या होगी बेस मेटल्स में सॉरी बिटुपन? नहीं, उनका पोजीशन क्या था? उनका पोजीशन सेल पोजीशन था मेरे हिसाब से। हाँ, उन्होंने दोनों ही बेचा है, कॉपर और जिंक दोनों ही बेचा है, क्या करना चाहिए उनको? देखिए मार्केट का देखिए सेंटीमेंट अभी आप पूरे देख के चलिए, वीकनेस है। जिनमें कोई भी पुलबैक आता है तो मार्केट गिरता है। हाँ, ये बात सही है, उनको प्रॉफिट आ रहा है तो पार्शियली, अगर ज्यादा लॉट नहीं, अगर अगर लॉट्स है कुछ 2-3 लॉट ऐसे कुछ है तो पार्शियली मेरे हिसाब से बुक करते रहना चाहिए। और जिंक का ऐसा लग रहा है कि जिंक जिस तरह से लो बनाया था वो लो भी शायद तोड़ने के लिए कोशिश करेगा। हाँ, अनुष्का ये बात ये भी सही है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सडनली बाउंस भी बन सकता है, तो इसलिए कोई भी स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही काम कीजिएगा। तो जिंक का मुझे लग रहा है कि ये मार्केट 202 203 के आसपास भी आने के लिए कोशिश करेगा। और कॉपर भी मुझे, मेरा जो व्यू है ऐसा है कि 714-15 ऊपर अगर नहीं ब्रीच कर पाता है तो ये प्रॉब्लम 695 680 के आसपास भी गोइंग फॉर आ सकता है। तो वीकनेस है बेस मेटल में, लेकिन ये मान के चलिए बॉटम लेवल पे कभी भी सडन स्पाइक भी आ सकता है, उसके लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करें। ओके,
तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवर सोल्ड जोन में है, तो आपको तैयार रहना होगा। बिना स्टॉप लॉस के किसी भी काउंटर में आप ट्रेड नहीं करें। लेकिन चलिए, एक और अहम खबर है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र वाधवा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सर, स्वागत है आपका। सर, कमोडिटी सेगमेंट के लिए सेबी ने कोर सेटलमेंट गारंटी फंड के नॉर्म्स में जो बदलाव किया है, उससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले एक्सचेंज के लिहाज से बताइए, क्या उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? अगर उनको फंड एलोकेट उस कॉर्पस में उस कम फंड डालना होगा तो क्या उनके लिए फायदेमंद होगा? देखिए, ये कमोडिटीज मार्केट से रिलेटेड मैं बताऊँ, 2018 के अंदर देयर वाज अ नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोर एसजीएफ, जिसको हम बाकी इक्विटी मार्केट से कंपेयर करते थे। तो उसके अंदर फार्मूला बनाया गया कि अगर इतना वॉल्यूम होगा और एक पर्टिकुलर ओआई होगी तो एक्सचेंजेस को अपना जो एसजीएफ था उसको स्ट्रेंथन करना था। तो उसका एंटीसिपेशन ये था 2018 में कि ये मार्केट में रिस्क बढ़ेगा तो हमारे को एसजीएफ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो उसमें सारे एक्सचेंजेस ने अपने एसजीएफ को बढ़ाया उसी इक्वेशन के हिसाब से, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से। अब क्या हुआ, एनएससी, एनसीडीएक्स और डीएससी के अंदर कमोडिटीज जो है वो इतना ओआई नहीं बन पाया, इतना ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया। तो आरएमआरसी में पीसीज का ये कंसर्न था कि इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। और उसके अंदर जब एसजीएफ की बात हुई उसको रीडू करने की जरूरत है, रिकंसीडर करने की जरूरत है। तो सर, क्योंकि जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम में, टर्नओवर में लगातार कमी आ रही है, अगर 2018 से वहां पर देखा जाए तो डेफिनेटली वो काफ़ी कम हुए, खास करके एनसीडीएक्स में और बीएसई और एनएसई के कमोडिटी सेगमेंट में। तो उसका फ़ायदा यहाँ पर तो मिलना ही चाहिए। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन के कहने पर सेबी ने इस नॉर्म्स में बदलाव किए जो 1 जुलाई से लागू होगा। अब अगला सवाल होगा, सर, जिस तरह से ओपन पोजीशन के बराबर अपफ्रंट ट्रेडिंग मार्जिन ली जाती है, क्या लग रहा है इस ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के लिए भी क्या कुछ कॉस्ट में कुछ बदलाव होंगे? देखिए, एचजीएफ से जो रीडू हुआ है, रिकैलकुलेशन हुई है, सर्कुलर का कंटेक्स्ट आप लेंगे, इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में कोई फर्क नहीं आता है वाला, ये मेरा मानना है। बट अदरवाइज कॉस्ट ऑफ फंड और अपफ्रंट के ऊपर जो, चलिए, यानी जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए उसमें मार्जिन में तो कुछ बदलाव नहीं होगा, लेकिन एक्सचेंज के लिए आज से बेहतर फंड है, क्योंकि जिस तरह से लिक्विडिटी की दिक्कत है खास करके एनसीडीएक्स के केस में, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिक्कतें हुई थी, ऐसे में अगर सेटलमेंट गारंटी फंड के नॉर्म्स में बदलाव हुए तो उनको अब उस फंड में कम पैसे डालने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी खबरों का रुख कर लेते हैं। अब वापस से सवाल जवाब की तरफ लौटते हैं। कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल आ चुके हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, निसर्ग हैं सूरत से। क्रूड में किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए क्रूड में, अनुज जी? देखिए, अगर ये ऑप्शन साइड में जाना चाहते हैं तो 5500 का जो पुट ऑप्शन है करीबन 150 के आसपास है, उसको खरीदारी कर सकते हैं। 110 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर करीबन 210 220 तक आ सकता है। और अगर ये फ्यूचर साइड में जाना चाहते हैं तो करीबन 5670 के आसपास बिकवाली करें, 5810 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 5500 तक देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि क्रूड का जो प्राइस है वो आपको $68 तक ब्रेंट और $65 तक WTI देखा जा सकता है। तो सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। जमील भाटी हैं राजस्थान से। आज क्रूड किन स्तरों पर खरीदें या बेचें? हालांकि आपने बिकवाली की सलाह दी थी बिटूपन, दोबारा फिर वही सवाल है कि एक बार और जमील भाई के लिए सलाह दे दीजिए। जमील भाई को यही मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, मार्केट गिर रहा है बोल के यहाँ पे बॉटम में बाइंग मत कीजिएगा। तो यहाँ पे वीकनेस है, और यूएस का डेटा भी थोड़ा सा आपको, जो यूएस के डेटा भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन जो सेटअप अभी फिलहाल के लिए बन रहा है, एक 5670 जो अनुज ने बताया था, वहां से लेके 5700 तक सेलिंग का रेंज है, वहां पे सेल कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 5780, और नीचे आपका भाव देखिए 5580 से लेके 5550 तक पहुंच सकता है। लेकिन कोई भी अगर प्रॉफिट आता है ट्रेड के बाद तो लेके चलिएगा। बॉटम लेवल भी है, ऐसा नहीं है कि बॉटम नहीं है, ये भी बॉटम लेवल जैसा मार्केट बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट मिल जाता है तो प्रॉफिट को लेके चलिए, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ना लीजिए। तो पुल बैक में मेरे हिसाब से जमीन भी सेल कर सकते हैं। काफी वॉलेटाइल है, कॉल ट्रेड यहाँ पर सेल पोजीशन ही बनानी है, लेकिन
बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें, कैरी ना करें, क्योंकि बाजार में किसी भी तरह की खबरें आ सकती है। चलिए अब मसालों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर भी दबाव दिख रहा है। हमारे साथ महावीर गुप्ता हैं, श्री फालोदी ट्रेडर से, राजस्थान से। सर स्वागत है आपका। एक एक करके सर पूछता हूं आपसे। जीरे में बताइए सर क्या हो रहा है, क्या नई खबर है जीरे को लेकर? नमस्कार सर। नमस्कार। जीरे में अभी थोड़ा एक वही ब्रेक वन पॉइंट चल रहा है, या एक ऐसा मतलब बना हुआ है कि थोड़ा सा अभी भी डर है लोगों में, लेकिन बहुत जल्दी ये सुधरेगा और वापस भाव सुधरने की उम्मीद पूरी लग रही है, क्योंकि अराइवल्स बिल्कुल भी नहीं है और थोड़ी सी एक डिमांड की दरकार है। जैसे ही थोड़ा सा डिमांड डोमेस्टिक आती है तो बाजार वापस से सुधर जाएगा। क्या लग रहा है सर, धनिया तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है? धनिया में बहुत उत्पादन बहुत ज्यादा है और डिमांड वैसी आ नहीं रही है, इसलिए धनिया में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब भी मुश्किल लग रहा है सितंबर इसमें कुछ भी उठाव आने की, क्योंकि एक बार बुआई के संकेत आने में कुछ फर्क पड़ेगा। उसके पहले क्योंकि माल बहुत ज्यादा है और डिमांड इतनी है नहीं जितना अरेवल आ रहा है, तो इसमें जीरा से उलट हो रहा है मतलब। ओके सर, एक्सपोर्ट को लेकर किस तरह की इंक्वायरी फिलहाल आ रही है? जीरे को लेकर कहा जा रहा है कि अब एक्सपोर्ट डिमांड उस तरह की है नहीं, भाव उतने कॉम्पिटिटिव है नहीं। जीरा और धनिया दोनों में बताइए, एक्सपोर्ट को लेकर क्या खबर है? सर जीरे में तो मुख्य कारण यही रहा है कि निर्यात होते होते ही आयात की खबरें आने लग गई, जिसके कारण से एकदम थोड़ा सा रुक सा गया है बाजार। और धनिया उल्टा हो रहा है। धनिया में तो बाजार मतलब माल रेगुलर जा रहा है, लेकिन अराइवल बराबर होने के कारण उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है उसमें। तो कब तक आएगा, कब तक इम्पैक्ट की उम्मीद करें धनिया में? धनिया भी ऐसे ही चलेगा, बाकी ये सेफ है, यहाँ पे खरीदी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके सितंबर के बाद अच्छा ही है, इसमें अच्छी आने की संकेत है। ओके, यानी लंबी अवधि में अच्छी तेजी के संकेत दिख रहे हैं। शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त दिया हमें। अनुज जी, अब हल्दी पे आप बताइए। हल्दी में भी अब ऊपरी लेवल पे मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या करना चाहिए, खरीदे क्या इस गिरावट पर? देखिए विश्वमोहन जी, हल्दी अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 महीनों में एक अच्छा बाउंस बैक हमने आते हुए देखा था। करीबन 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। हालांकि अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। करीबन 7,800 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। 7,650 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट 8,100 तक देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो 8,300 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा और वहां पे हम एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि 8,300 के लेवल के ऊपर अगर चलता है तो आपको ये एक्सपेक्ट है कि 8,800 से लेकर 9,000 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि स्लो एंड स्टडी है, आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल सकता है कि 2 या 3 महीने में लेवल दिखाई दें, बट नो डाउट कि जो इसमें रिकवरी हमने देखी है पिछले 2 महीनों में, मुझे लगता है कि आगे भी ये रोल ओवर रहेगी और इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले 3 से 4 महीने में आपको जल्दी ही 9,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। सेकंड में अनुज जी जवाब दीजिएगा, लंबी अवधि के लिए सोना चांदी कैसा लग रहा है, कब निवेश करें? देखिए लंबी अवधि के लिए सोना चांदी में हमारा टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। हमें लगता है कि जल्दी ही आपको 2,000 से लेकर 2,050 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि गोल्ड हमें लगता है कि 63,000 तक के लेवल और सिल्वर में 78 से लेकर 80,000 तक के लेवल आ सकते हैं। तो ये जो डिप्स आ रहे हैं ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि लंबी अवधि में मीन्स अगर हम ईयर एंड तक बात करें तो हम अभी भी अपने उन टारगेट के साथ इंटैक्ट हैं। गेहूं का प्राइस आउटलुक क्या है, 5 से 10 सेकंड में बताइए अनुज जी। देखिए गेहूं में अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम हमने देखा है कि भावों में थोड़ी नरमी देखने को मिली है, बट हमें लगता है कि लंबी अवधि में भाव इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे और यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि क्वालिटी कंसर्न इस साल रहा है गेहूं में और उसका असर भावों पे रहेगा। और लंबी अवधि में हमें लगता है कि भावों में एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, भावों में एक जो उछाल है वो यहाँ पर आ सकता है। क्या अनुज जी, आपका बिटकॉइन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। कमोडिटी निवेश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए ET नाउ स्वदेश पर।